Good morning, students of Saraswati Vidya Mandir. We are in business study. In business study, we are in the chapter staffing. Before this video, we discussed about recruitment and its process. Now, in this video, we are going to describe the sources of recruitment. As we know, that recruitment is searching suitable person for a right job through various ways, and recruitment is just a advertisement towards any particular job, which consists various things like education, experience, and training regarding that job. सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट जो होते हैं वो मोस्टली दो तरह के होते हैं. एक है इंटरनल सोर्सेज. तो इंटरनल सोर्सेज यानी कि व्हेन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संगठन जब अपने संगठन के अंदर रिक्रूटमेंट के लिए या किसी पोस्ट को भरने के लिए जब वो अपने आंतरिक स्रोतों का प्रयोग करते हैं तो उसे हम इंटरनल सोर्सेज कहते हैं. और इंटरनल सोर्सेज में मोस्टली दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, दैट इज ट्रांसफर एंड प्रमोशन. ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, और अगर उसी ऑर्गेनाइजेशन के कोई अन्य ब्रांच है तो ये भी हो सकता है कि ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. और वेरियस डिपार्टमेंट में जैसे डिविजनल स्ट्रक्चर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, या फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो उस बेसिस पर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट देयर इज अ process of transfer, and transfer is assume as an internal source of recruitment. अगर तत्काल हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का यूज नहीं करना चाह रहे हैं, ये उस स्थिति में होता है जब हमें एक्सपीरियंस आदमी की जरूरत होती है किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए या पोस्ट के लिए. दूसरी बात है कि कम समय होता है, तो ऐसी स्थिति में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने आंतरिक स्रोतों का प्रयोग करती है, और उसमें इंटरनल सोर्सेज में ट्रांसफर सबसे उपयुक्त स्रोत है, जिसके अंतर्गत डिपार्टमेंटल ट्रांसफर या फिर वन प्लेस से अनदर प्लेस, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के अदर ब्रांचेज हैं तो वहां हम ट्रांसफर करते हैं. दूसरा सोर्स है प्रमोशन. हम प्रमोशन देकर के हायर पोस्ट को, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे फैक्ट्री में या कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन एक टाइम बाउंड प्रमोशन होते हैं. तो वो एक साइकिल है, प्रमोशन होना है समय अंतराल पर 5 साल 7 साल 10 साल के टाइम पीरियड के बाद एक प्रमोशन मिलना है. और उस प्रमोशन से भी हायर पोस्ट है, चूंकि जो उच्चस्थ टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो भी लोग हैं वो समय के साथ वो रिटायर करते हैं, और फिर नीचे वाले उनको एक ग्रेजुअल बेसिस पर उनको उस पोस्ट को फिल अप करते रहते हैं. दैट इज नोन एज प्रमोशन. लेकिन इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, एंड अनदर की प्रमोशन से आप बहुत बड़े वैकेंसी को, बहुत बड़े जॉब नीड को आप पूरा नहीं कर सकते हैं. प्रमोशन बहुत कम हायर पोस्ट के लिए, एक आध हायर पोस्ट के लिए ही प्रमोशन उपयुक्त होता है. ट्रांसफर भी हम बहुत ज्यादा का यूज नहीं कर सकते हैं. ट्रांसफर में फिर आपको वो उस उतने व्यक्ति की आवश्यकता बनी रह जाती है, क्योंकि आप एक जगह से जब दूसरी जगह देते हैं तो फिर पहले वाली जगह पर जगह खाली होता है. तो ट्रांसफर एंड प्रमोशन एक्ट एज इंटरनल सोर्सेज, बट द स्कोप ऑफ दीज सोर्सेज आर वेरी लिमिटेड. सो विद इन ऑर्गेनाइजेशन वी कैन यूज द इंटरनल सोर्सेज फॉर, लेकिन इसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियां होनी चाहिए. या तो रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी और आवश्यक हो, समय कम हो, प्लस दूसरी बात ऐसे है कि आपको किसी स्पेशल एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत होती है, तो उस स्थिति में आप ट्रांसफर और प्रमोशन कर सकते हैं. तो इंटरनल सोर्सेज हैं. मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज क्या है? देखिए, मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज तो बहुत ज्यादा हैं. एम्प्लॉयज मोटिवेशन होते हैं. एवरी एम्प्लॉय वर मोटिवेटेड बिकॉज दे फाइंड realize that if they act or do well, तो उनको भी कभी न कभी प्रमोशन मिल सकता है और वो अपने मनचाहा डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो सकते हैं. तो इस एम्प्लॉयज के लिए ये इंटरनल सोर्स का जब प्रयोग ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो अदर एम्प्लॉयज के लिए हमेशा एक मोटिवेशन का काम करता है. एंड दे
perform better to get a better place within organization. So the merit of this internal source that it motivate employees. The second है simple process. इंटरनल सोर्स के यूज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को ना तो कोई विज्ञापन निकालना पड़ता है, ना कोई एडवर्टीजमेंट करने पड़ते हैं, बस एक डिपार्टमेंटल लेटर इशू करना पड़ता है उसके नाम से। और फिर ये कभी कभी बड़े बोर्ड मीटिंग्स में भी, ऑर्गेनाइजेशन के जो बोर्ड मीटिंग्स होते हैं उसमें भी ये तय हो जाते हैं कि किनको कहाँ पर हमको भेज रहे हैं या किनका प्रमोशन हो रहा है। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस, लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और इसमें ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस एंड इट इज़ अडॉप्टेड ईजिली। तीसरा है फैसिलिटेट ट्रेनिंग। इनके ऐसे इंटरनल सोर्स का जब हम यूज करते हैं और जब संगठन के व्यक्ति को ही हम प्रमोशन या ट्रांसफर से हम उन पदों को, रिक्त पदों को भरते हैं, तो वहाँ पर उन ऐसे लोगों को ट्रेनिंग की, चूंकि ये बहुत दिनों से कार्य कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, they have a long experience in that organization, thus they does not need a proper training, but thus they need only little bit knowledge of that particular department and work culture just so जो ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग में उनके सहूलियतें होती हैं, ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होता है और उसके लिए किसी खास इंतजाम की ज़रूरत नहीं होती है। चौथा है नो इंडक्शन ट्रेनिंग। कोई भी शुरुआती ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, किसी भी तरह के शुरुआती। बहुत लोग उस कार्य से परिचित भी होते हैं प्रारंभ से, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का ही एक डिपार्टमेंट होता है या ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पद होता है। तो मोस्ट ऑफ वर्कर जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दे वेल नोन अबाउट द फंक्शन एंड वर्क कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, एंड वो बहुत हद तक उससे वो परिचित रहते हैं और इस तरह से उन्हें बहुत ज़्यादा इंडक्शन ट्रेनिंग की और मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर वर्क। फिलिंग डेफिशिएंसीज, जो कमियां होती हैं, वो कमियां चूंकि वो जब किसी उच्च पदाधिकारी के अंतर्गत हम कार्य करते हैं तो हम कमियों को बखूबी समझते हैं कि कहाँ पर कमी हो रही है, वेयर देयर इज लैकिंग, और कहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वेन एवर द पोस्ट of top level management or middle level management में जब post were going to be fill up on the basis of transfer or promotion, then it is act as a chance opportunity to those worker who can change the environment, who can change the method of work. तो जो वो हम चाहते हैं, जो हम नीचे रह करके बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, और जब हमें वो मौका मिलता है उन पदों पर ट्रांसफर या प्रमोशन से विद इन ऑर्गेनाइजेशन, तो एक चांस होता है कि हम उस तरह का करके दिखाएं और उन सारे डिफिशियंसीज को, कमियों को हम पूरा करें जो हम चाहते हैं। नेक्स्ट है इनएक्सपेंसिव। हमने पहले भी कहा है कि इंटरनल सोर्सेज बहुत चीप होते हैं, लीस्ट टाइम टेकिंग प्रोसेस होते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई बड़े पैमाने पर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको कोई विज्ञापन नहीं देना है, और ये बस एक इंटरनल डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन के थ्रू ये काम हो सकता है। तो इसलिए ये इनएक्सपेंसिव है, इसमें खर्च कम होता है। अगला है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि केवल इंटरनल सोर्सेज के मेरिट्स हैं, देयर वर सेवरल लिमिटेशन और डीमेरिट्स आल्सो ऑफ इंटरनल सोर्सेज। सबसे पहला है कि नो फ्रेश टैलेंट। देखिए, जब हम एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज करते हैं, सीधी भर्ती करते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं, विज्ञापन दे करके लेते हैं, तो वहाँ पे आपको फ्रेश टैलेंट, यंग एनर्जी मिलती है, और यंग एनर्जी और फ्रेश टैलेंट एक नए सोच, नए विजन को भी रखते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा फायदा होता है, ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा डेवलप करता है। और जहाँ तक इंटरनल सोर्सेज की बात है, तो इंटरनल सोर्सेज में वही घिसे पिटे पुराने, और चूंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर को जानते हैं और बहुत लोग इसके अभ्यस्त हो चुके रहते हैं, तो वहाँ पर आपको वो नया सोच, नया टैलेंट, नई एनर्जी नहीं मिल पाती है जो कि एक्सटर्नल सोर्सेज के यूज से मिल सकती है। दूसरा है लेथार्जिक एम्प्लॉयज को, जैसा कि हम लोग बताते हैं कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में क्या होते हैं, यूनिवर्सिटीज में होते हैं कि अगर आप लेक्चर में ज्वाइन किए हो तो 10 साल के बाद आपको रीडर बनना ही है, रीडर बनने के 10 साल के बाद आपको प्रोफेसर बनना ही है।
जो अभी पहले का प्रोसेस था, अभी तो यूजीसी ने उसमें चेंज कर दिया है। तो इसमें क्या है कि कोई क्लास करो नहीं करो, बुक लिखो, आर्टिकल लिखो नहीं लिखो, अरे 10 साल पूरा होंगे आपको रीडर के स्केल में प्रमोट करेंगे ही। और रीडर होने के बाद भी आप कुछ एक्शन करो नहीं करो, आपको 10 साल के बाद फिर प्रोफेसर में प्रमोट करेंगे, प्रोफेसर के स्केल में प्रमोट करेंगे। तो अगर ऐसा इंटरनल सोर्सेज की यूज के कारण ऐसा होता है कि एक टाइम बॉन्ड प्रमोशन मिलता है एम्प्लॉय को और वर्कर को, तो एम्प्लॉय जो है वो लेथार्जिक हो जाते हैं, उन्हें काम अपने परफॉर्मेंस को सुधारने और अपना कार्य को ठीक से करने की कोई मोटिवेशन उनको नहीं मिलता है। दे बिकेम लेथार्जिक, और जैसे चलता है वैसे चलने दो, बस हो गया। तो इस तरह का अप्रोच पूरे ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेल कर जाता है, जिसका खामियाजा आफ्टर ऑल ऑर्गेनाइजेशन को उठाना पड़ता है। तीसरा है नो कम्पिटिटिव स्पिरिट, बिकॉज इंटरनल सोर्सेज में only senior would get promotion and those person would get transfer from one person to another department whether there is need of that person। तो अगर किसी व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से उसको ट्रांसफर किया गया या किसी को सीनियरिटी के हिसाब से उनको प्रमोशन दिया गया, और इस तरह से अगर पोस्ट फिलअप किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो धीरे धीरे यानी कि ये बस टू द पोस्ट फिलअप के लिए कोई तरह का किसी तरह का कंपटीशन नहीं किया गया, किसी तरह के अपॉर्चुनिटीज को नहीं दिया गया। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कम्पिटिटिव स्पिरिट जो है अमॉन्ग एम्प्लॉयज वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है और घटती जाती है, और जिसके कारण पूरा का पूरा जो वर्क कल्चर है, जो मोटिवेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ और डेवलपमेंटल प्रोसेस हैं, वो प्रभावित होते हैं। रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, इंटरनल सोर्सेज के ज़्यादा यूज करने से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लेथार्जिक तो हो ही जाते हैं, और ड्यू टू बिकॉज वो लेथार्जिक हो जाते हैं उनमें कम्पिटिटिव स्पिरिट कम हो जाता है, उनमें विजन डैमेज हो जाता है उनका, और जिसके कारण ओवरऑल जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो भी डाउन होती है, और इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंटल प्रोसेस पे पड़ता है। और पांचवा है नॉट अवेलेबल टू न्यू इंटरप्राइजेस, लेकिन इंटरनल सोर्सेज ओनली सुटेबल फॉर दोज ओल्ड इंटरप्राइजेस और ऑर्गेनाइजेशन हु ऑलरेडी एस्टैब्लिश एंड फंक्शन फ्रॉम since 10 year or 20 year or 30 year, but it is not suitable or not beneficial, this source, for those enterprises or organization which establish new at new basis। तो जो नए ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी साल 2 साल हुआ जिनको एस्टैब्लिश हुए, तो उनको ये इनका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। अब हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज की। हालांकि एक्सटर्नल सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, अभी हम लोग 4 एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करेंगे। एक तो है पहला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्सेज बहुत बड़ा सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का, और इसमें आप बहुत तरीके से लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। आप वेरियस मेथड से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेपर मीडिया, इंटरनेट, रेडियो, टीवी, इन सब से विज्ञापन दे करके और विज्ञापन में सारी बातों को लिख करके आप रिक्रूट कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और इसमें आप सीधी भर्ती करते हैं, यानी आम लोगों से आवेदन लेकर के उनसे अप्लाई करवा करके और उनकी परीक्षा या फिर इंटरव्यू लेकर के उनके स्किल और ट्रेनिंग की जांच करके आप उनका रिक्रूटमेंट करते हैं। तो इट इज अ वेरी वास्ट और मास मेथड टू रिक्रूट एक्सटर्नल सोर्सेज। दूसरा है कैजुअल कॉलर्स। हम समय पड़ेगा तो हम कैजुअल कॉल करेंगे। जैसे आज किसी ऑर्गेनाइजेशन को इलेक्ट्रीशियन की जरूरत है, प्लम्बर की जरूरत है, या तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन तो परमानेंट भी रखते हैं जिनका उतना बड़ा एरिया है या उस तरह के कार्य हैं। लेकिन बहुत छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि वो प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन या सॉफ्टवेयर डेवलपर या वेब डेवलपर ये नहीं रखते, वो हायर करते हैं या कैजुअल कॉल करते हैं। तो ये कैजुअल कॉलर्स इज अनदर वे। इसमें हम स्टाफ को परमानेंट नहीं रखते हैं, बल्कि जब जरूरत पड़ती है तो उनको बुलाते हैं और उनको डेली वेजेस के हिसाब से हम उनका पेमेंट भी करते हैं। एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम बहुत सारे माध्यम से विज्ञापन दे करके अपने मन लायक लोगों की तलाश करते हैं, और मोस्टली हमको वैसे लोग मिल भी जाते हैं जो जिस तरह के हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, हमको क्या चाहिए, कैसे लड़के चाहिए,
किस तरह के उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, किस तरह। तो एडवर्टीजमेंट है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, हम लोग जानते हैं सरकार के द्वारा प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, प्रत्येक जिला में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोला गया है, और जिसको आप नियोजनालय कहते हैं, रोजगार नियोजनालय। और वहां पर सभी बेरोजगार युवक युवतियां जो हैं वो अपने बायोडाटा को, अपने सारे स्किल और ट्रेनिंग के प्रमाण पत्रों को जमा करते हैं, और वहां से भी आप रिक्रूट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग क्वालिटी वाले वर्कर्स को आप फाइंड कर सकते हैं। तो दैट इज अनदर वे। अब हम लोग बात करेंगे कि स्टाफिंग का, जो हम स्टाफिंग करते हैं तो कितना स्टाफिंग करना है, कैसे करना है, और कितना ये सुटेबल होगा टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको एक ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं। देखिए, स्टाफिंग का सीधा साधा ऑर्गेनाइजेशन के लिए मतलब होता है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, और किसी भी रिसोर्सेज को, चाहे वो कैपिटल हो या लेबर हो, यानी ह्यूमन रिसोर्स है या फिजिकल रिसोर्स है, और जो भी आप प्रोड्यूस करें, व्हीट प्रोड्यूस करें या कॉटन प्रोड्यूस करें, अगर 2 प्रोडक्ट लेते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, यानी लेबर रिसोर्सेज का या वर्कर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन वहां होगा जहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन का पीपीसी जो है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कॉस्ट जो है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है, वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व उसके आइसो क्वांट कर्व से टेंजेंट हो जाए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आइसो क्वांट इज अ पाथ ऑफ पॉइंट्स, आइसो क्वांट इज अ path of points at which every point shows the combination of 2 goods which can be able to produce equal quantity of a good through its given factors of production. तो आइसो क्वांट इक्वल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है। एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बताता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, द पॉइंट्स, production possibility curve is a path of points at which every point shows the combination of 2 goods which can be produced by a producer with his given factors of production. And whether the production possibility curve get tangent with isoquant curve, it means कि at that point our not only our resources but at that point not we are utilize maximum everything, all types of resources, but whether production possibility curve and isoquant get tangent with each other, at that point it is shown that the overall resources, it means that your physical resources and human resources both were utilized in a optimum manner, optimum utilization of resources. So that it is shows the optimum utilization of all type of resources. Physical as well as human resources. That is the significant of recruitment. So in next video we again going to deal with external sources. The most of external sources were left in this video. Only 4 sources we discuss here. So after that the left rest external sources were discussed in next video. Till then, I hope that you all understand these things, and you also make or write down it in your homework or fair notebook, and also remember, because most of time in board examination the question was asked about merits of internal sources or external sources. So it is an important topic. Till then, bye.